आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ दोहराई जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता। कहा, बीते एक दशक में भारत में आतंकवाद के खिलाफ बना मजबूत इकोसिस्टम। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पराली जलाने के मामलों में जुर्माना किया दोगुना। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, अधिकारी ट्रांसफार्मर खराब होने पर विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे में और शहरी क्षेत्रों में 1 घंटे में बिजली आपूर्ति करे सुनिश्चित। और प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने प्रदेश के सभी राशन डिपोओं पर सीसीटीवी लगाने के दिए निर्देश। कहा, राशन वितरण में आएगी पारदर्शिता। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एनएआई द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। 2 दिनों का ये सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ जांच में अभियोजन और बदल रहे कानून ढांचे, अनुभवों और वेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, उभरती टेक्नोलॉजीज हैं उससे संबंधित चुनौतियों और अवसरों, अंतर्राष्ट्रीय कानून सहयोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बलिदान हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री के 10 साल के भीतर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाई। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत, समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद को रोकने में बड़ी सफलता हासिल की है। देश में आतंकी घटनाओं में 70% तक की कमी आई है। 2006 से 13 और 14 से 21 आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें तो 70% की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है। और ये जो 30% भी है, इसमें पुलिस एक्शन को भी, आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ होती है इसको भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ढेर सारा हमने आतंकवाद की प्रवृत्ति को रोकने में सफलता पाई है। अगली खबर का रुख करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। सरकार ने कल राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से संबंधित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए संशोधित नियम अधिसूचित किए। नए नियमों के तहत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा, जो पहले 2,500 रुपये था। 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देना होगा। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है उन्हें 30,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देना होगा। उधर पिछले सालों के मुकाबले फरीदाबाद में इस बार वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ। उपायुक्त विक्रम सिंह यादव के मुताबिक सरकार और प्रशासन के प्रयासों के मद्देनजर पिछले सालों की अपेक्षा इस बार वायु प्रदूषण में कमी आई है। उनकी कोशिश है कि प्रदूषण को और कम किया जाए। इसको लेकर जिला प्रशासन की टीमें काम कर रही हैं। पूरे दिल्ली और एनसीआर और अन्य क्षेत्रों की बजाय इस बार फरीदाबाद में सबसे कम प्रदूषण है, क्योंकि इस बार दिवाली पर लोगों द्वारा ग्रीन पटाखे चलाए गए। वहीं दूसरे पटाखे चलाने पर 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज की गई। 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्रदूषण पर रोक लगाने में मदद करें ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सके और बीमारियों से भी बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अगर प्रदूषण और बढ़ता है तो ग्रेप के तीसरे चरण के नियम भी लागू किए जाएंगे।
मुकाबले फरीदाबाद में थोड़ा प्रदूषण का स्तर है वो कम है, और साथ ही जो आसपास के जो हमारे बड़े शहर हैं तो उनके कंपैरिजन में फरीदाबाद में स्तर थोड़ा कम है। तो इसमें हमारी टीम्स पूरी कार्यरत हैं, चाहे शहर का एरिया हो गया, चाहे गांव का एरिया हो गया, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, सभी जगह लोग काम कर रहे हैं। साथ ही जो कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो चाहे 10 साल या 15 साल पुराने व्हीकल हो गए तो उनको चाहे पकड़ने की बात हो, या फिर जो पटाखे हैं तो उनको पकड़ने की बात हो, तो इन सभी पे हमने कार्रवाई करी है। तो दिवाली से पहले हमने जो इलीगल पटाखे या फिर जो नॉन ग्रीन पटाखे जो हैं उनको भी काफी बड़ी मात्रा में पकड़ा है और करीब 10-12 हमने एफआईआर करवाई है। तो साथ ही ये भी मैसेज लोगों में चला गया था कि सिर्फ ग्रीन पटाखे यूज करें, तो उसका भी एक असर है कि लोगों ने पटाखे थोड़े कम भी यूज करें और ग्रीन पटाखे यूज करें, तो तभी प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा कम है अब की बार। साथ ही आगे भी चाहे रोड स्वीपिंग की बात हो, चाहे पानी छिड़काव की बात हो, या फिर बाकी इलीगल एक्टिविटीज अगर जो प्रदूषण फैलाने वाली हो उनकी रोकथाम की बात हो, उस पर हमारी टीम्स कार्यरत है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कल चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 1 घंटे में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बिजली लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों को सेफ्टी किट उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जाए। यदि कोई उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़ा जाता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा बिजली की लाइन लॉसेस को कम करने के लिए तकनीकी तौर पर कदम उठाए जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रदेश में मीटर टेस्टिंग की लैबों को एनबीएल से स्वीकृत करवाया जाए। इसके अलावा बिजली का नया कनेक्शन लगाने पर उपभोक्ता से बिजली की तार मांगने पर संबंधित बिजली कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा को पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य भारत सरकार की तरफ से मिला है। उन्होंने इस लक्ष्य को 31 मार्च 2025 तक पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 7,000 से ज्यादा कनेक्शन दे दिए गए हैं। उधर हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी डिपो होल्डर्स से राशन का वितरण जल्द से जल्द करवाना सुनिश्चित किया जाए। जानबूझकर देरी करने वाले डिपो होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी राशन डिपोओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे डिपो होल्डर्स के कार्य में पारदर्शिता आएगी और गरीब व्यक्तियों के राशन बंटवारे में धांधली होने से बचा जा सकेगा। वे कल चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा भी उपस्थित थीं। उन्होंने गरीबों को एवाई तथा बीपीएल कार्ड के माध्यम से दिए जाने वाले राशन की समुचित मात्रा समय पर पहुंचाने के लिए अधिकारियों से सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राशन डिपोओं पर राशन 1 तारीख से पहले पहुंच जाना चाहिए ताकि गरीब लोग समय पर अपने अनाज का प्रबंध कर सके। उन्होंने राशन वितरण का ऑनलाइन डाटा अपडेट रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जब भी डिपो पर राशन पहुंचता है तो इसकी सूचना उपभोक्ताओं तक मुनादी के माध्यम से करवाने के साथ साथ व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के जरिए तुरंत पहुंचनी चाहिए। डिपो के लिए निर्धारित समय में डिपो को पूरा महीना या तब तक खोलकर रखना अनिवार्य होगा जब तक उसके क्षेत्र में 100% राशन का वितरण ना हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक परिवार के केवल एक व्यक्ति को ही राशन डिपो का लाइसेंस मिलना चाहिए। मिलीभगत से कई डिपोओं का लाइसेंस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। हर साल 7 नवंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस का मकसद कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शुरुआती पहचान के महत्व को उजागर करना और इस घातक बीमारी से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। पंचकुला में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करने के मकसद से राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 2023 में 35,000 कैंसर के मामले रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से 18,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कैंसर का जल्द से जल्द इलाज लें और कैंसर के बारे में दूसरे लोगों को भी जागरूक किया जाए। महानिदेशक ने बताया कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां कैंसर की कैटेगरी 3 और 4 के 2,558 मरीजों को हरियाणा सरकार द्वारा हर महीने 3,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। पूरे भारत में हर साल लगभग 16 लाख नए केसेस सामने आते हैं और इनमें से 9 लाख डेथ हो जाती है कैंसर के कारण। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में 2023 में जो केसेस सामने आए थे, लगभग 35,000 केस हमारे सामने आए थे हरियाणा में जो रिपोर्ट हुए थे, और उनमें से लगभग
18,000 से ऊपर की डेथ हुई है। अगर कैंसर को जल्दी पकड़ लिया जाए या जो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में पकड़ लिया जाए, पता लग जाए कैंसर का, तो कैंसर इज क्योरेबल। लोगों को अभी कैंसर के बारे में वही भ्रांतियां हैं कि कैंसर का मतलब सीधा डेथ है। तो मेरी लोगों से ये है कि कैंसर का जल्दी से जल्दी इलाज लें। अगर कैंसर को जल्दी पहचानेंगे, कैंसर के बारे में जागरूकता रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो हम कैंसर को अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। महेंद्रगढ़ जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यहां अब तक 48 मरीज मिल चुके हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए स्पेशल वार्ड बनाए हैं। जिले के कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि महेंद्रगढ़ में डेंगू संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है। नागरिक अस्पताल में आईसीयू वार्ड बनाया गया है, जिसके अलावा साफ सफाई नहीं रखने और लार्वा मिलने पर 1500 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। हमने हमारे जो सिविल हॉस्पिटल नारनौल में एक स्पेशल वार्ड बना रखा है, डेंगू वार्ड, जिसमें हमारे 2 फिजिशियंस हैं, जनरल फिजिशियन डॉक्टर जितेंद्र यादव है, डॉक्टर विजय जांगीड़ा, वो बराबर विजिट करते हैं। और कोई पेशेंट डेंगू का होता है, यदि उसकी प्लेटलेट ज़्यादा कम होती है, उसको हमारे जैसे यहाँ आईसीयू फैसिलिटी भी है हमारे सिविल हॉस्पिटल में, तो हम आईसीयू में भी पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। अननेसेसरी रेफरल के लिए मैंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स कर रखे हैं कि सभी को कह रखा है, सभी डॉक्टर्स को, कि अननेसेसरी किसी भी पेशेंट को रेफर ना करें। अभी तक डेंगू के हमारे कन्फर्मेटरी जो पॉजिटिव केस निकले हैं वो 48 है पूरे डिस्ट्रिक्ट के। लापरवाही को लेकर हमने नोटिस 1592 पर्सन्स को नोटिस जारी किए जहां लार्वा पॉजिटिव केसेस पाए गए। अस्पताल में बने स्पेशल डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों ने बताया कि यहां सरकार द्वारा उन्हें बेहतर इलाज और मुफ्त दवाइयां दी जा रही हैं। डॉक्टर की टीम भी समय समय पर जांच कर रही है। परिजनों ने लोगों से अपने घरों के आसपास सफाई रखने की भी अपील की। मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके डेंगू के लक्षण लगते हैं, और वैसे भी देखभाल हो रही है। डॉक्टर सही टाइम पे दवाई दे रहे हैं, सही टाइम पे सारे काम हो रहे हैं, और कोई अपने घर के आसपास में कोई भी गंदगी नहीं रखे, साफ सफाई रखे। ये मेरी बेटी कनिष्का है, इसको डेंगू हो गया था। इसको मैं नारनौल के नागरिक अस्पताल में लेकर आया हूँ और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आसपास ना कोई कूड़ा करकट कचरा और ना मच्छर पनपने दें, ताकि अपने बच्चे सब सेफ रहें। कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा और पंजाब से देश भर में डीएपी खाद के संकट के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के दौरान देश भर के किसानों को डीएपी खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है और प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों से किसानों के डीएपी के लिए प्रदर्शन के समाचार हैं। उन्होंने डीएपी पर सब्सिडी में कटौती का मुद्दा भी उठाया और कहा कि किसानों को डीएपी खाद का एक बैग 1900 रुपए में लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और कई स्थानों पर किसानों को डीएपी के साथ कीटनाशक और बीज भी जबरन खरीदने पड़ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। सुरजेवाला ने किसानों को हो रही असुविधा के बारे में प्रदेश सरकार पर गंभीर न होने का भी आरोप लगाया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में आज तिरंगा स्थापना उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के सांसद और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन जिंदल द्वारा एनआईटी परिसर में 72 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने ऊंचे तिरंगे को सलामी दी। नवीन जिंदल ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। मैंने सुप्रीम कोर्ट से सभी भारतवासियों को अपने घर पर तिरंगा लहराने की स्वीकृति दिलवाई थी। मेरा भारत सरकार से ये आग्रह है कि 23 जनवरी का दिन राष्ट्रीय तिरंगा दिवस के रूप में मनाया जाए। पूरे देश के अंदर ये मुहिम चल रही है कि लोग बाग घरों के अंदर एक प्रतीकात्मक रूप से देश का सबसे पावन प्रतीक तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं और उससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर रहे हैं। भारत सरकार से आग्रह है कि 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को ये ऐतिहासिक फैसला आया था कि तब से हम अपने तिरंगे झंडे को हर दिन अपने घरों के ऊपर हम दर्शा सकते हैं, तो क्यों ना 23 जनवरी को हम नेशनल फ्लैग डे के रूप में इसको मनाएं, जिससे कि पूरा देश इससे प्रेरणा लेगा और प्रेरणा लेकर हम सब अपने आप को अपने सपनों के भारत, अपने सपनों के विकसित भारत को बनाने के लिए हम काम करें।
इस मौके पर एनआईटी के निदेशक डॉक्टर बीवी रमना रेड्डी ने कहा कि संस्थान में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से तिरंगा झंडा स्थापित किया गया है। यह तिरंगा हर विद्यार्थी के मन में देश प्रेम और समर्पण की भावना पैदा करेगा। वहीं संस्थान के डीन डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि हमारे शिक्षा संस्थान बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, मगर शिक्षा और तकनीकी दक्षता के साथ उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना भी जरूरी है। इसी कड़ी में आज संस्थान के परिसर में तिरंगे की स्थापना की गई है। 72 फीट का एक नेशनल फ्लैग हमें उन्होंने गिफ्ट में दिया है और ये इसकी रिक्वेस्ट हमने 2 साल से उनके सामने रखा हुआ था कि ये नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे एक तिरंगा का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चों में एक नेशनल फर्वर आएगा, एक अच्छी स्पिरिट के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। पर्सनली मेरे लिए तो जब भी तिरंगा के सामने खड़ा होता हूँ वो नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रिटी सामने आता है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे जो 6000 से ऊपर बच्चे हैं सब हर दिन ये तिरंगा को देखें। और 72 फीट ऊंचा जो फ्लैग हमने लगाया है ताकि बच्चों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आजकल बच्चे जैसे हर चीज़ से हटते जा रहे हैं तो उनमें एक देशभक्ति का भाव भी पैदा हो, ना कि सिर्फ ये नहीं कि उसको टीचिंग और टीचरों के लिए टीचिंग है, बच्चों के लिए लर्निंग है, उससे अलग भी थोड़ा हमारा देश के प्रति भी जो एक सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान के लिए भी एक ज़रूरी था कि इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ प्रतीक हो नेशनल कि भाई जिसके अंदर बच्चे थोड़ा निकलते बढ़ते भी अगर उसको देखेंगे तो उनमें कम से कम ये एक जज्बा तो कम से कम पैदा होगा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डीएपी की कमी के कारण कोई भी खेत बुआई से नहीं छूटेगा। मंत्री ने किसानों की मांग के मुताबिक डीएपी की लगातार आपूर्ति का वादा किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 11 नवंबर तक हरियाणा में कुल 46,495 मीट्रिक टन डीएपी की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को समय पर खाद पहुंचाने के लिए लगातार वितरण जारी है। सरकार की तैयारियों को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि रबी सीजन के लिए कुल डीएपी की लगभग 70% मांग पहले ही पूरी की जा चुकी है। यह सीजन 24 सितंबर से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा और इस अवधि में खाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे पैनिक खरीदारी से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही डीएपी खरीदें ताकि आपूर्ति श्रृंखला संतुलित रहे। अमेरिका में हुए अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रोहतक के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के 11 मुक्केबाजों ने पदक हासिल किए हैं, जिनमें स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 2 महिला मुक्केबाज भी शामिल हैं। इसके अलावा 5 मुक्केबाजों ने रजत पदक और 3 मुक्केबाजों ने कांस्य पदक हासिल किए। रोहतक लौटने पर इन मुक्केबाजों का राजीव गांधी खेल परिसर स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में सम्मान समारोह हुआ। इस केंद्र का संचालन भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से किया जा रहा है। अमेरिका के कोलोराडो में 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हुई अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत के कुल 19 मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया, जिनमें 17 मुक्केबाजों ने पदक हासिल किए, जिनमें सबसे ज्यादा 11 मुक्केबाज रोहतक से हैं। रोहतक केंद्र की पार्थवी ग्रेवाल और वंशिका गोस्वामी ने स्वर्ण पदक, चंचल, निशा विनी, आकांक्षा वृतिका ने रजत और कृष्णपाल, सुमित और लक्ष्य राठी ने कांस्य पदक हासिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए देश भर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्र का उद्देश्य होनहार खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इसके लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और खेल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। रोहतक में राजीव गांधी खेल परिसर स्थित राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली महिला मुक्केबाज पार्थवी ग्रेवाल और वंशिका गोस्वामी का कहना है कि बेहतर प्रशिक्षण की बदौलत ही वो पदक हासिल कर सके। रोहतक केंद्र में उन्हें बेहतर सुविधाएं मिली। अब ये दोनों महिला मुक्केबाज वर्ष 2028 में अमेरिका में होने वाली ओलंपिक खेलों की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज सुमित का कहना है कि विश्व प्रतियोगिता में बेहतर अनुभव रहा। महिला मुक्केबाजी टीम की मुख्य कोच अमनप्रीत कौर ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप में रोहतक केंद्र का अकेले 11 पदक हासिल करना बड़ी उपलब्धि है। रोहतक में जब प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई थी तब यहाँ बेहतर सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मौजूदा समय में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कोचेज हैं बहुत अच्छे
और बहुत अच्छी में स्टाफ है और भी स्टाफ है और सपोर्टिंग स्टाफ है हमारा। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है। पूरी उम्मीद थी। हमारे कोचेस हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ पे हर एक फैसिलिटीज़ है साइंस और रोहतक में, और सारे स्टाफ हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई इंजरी हो जाए तो वो भी सब ठीक होता है। यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं। सर मेरा ब्रोंज मेडल आया है। मेरी फाइट क्वार्टर फाइनल यूएसए के साथ थी, तो वो उनका होम टाउन था सर। तो मेरी फर्स्ट राउंड सर जैसे स्कोरिंग उसकी आ गई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शाउटिंग हो रही थी, तो मैं अंदर से फील करा रहा बस ये राउंड तो मेरे को अच्छा देना ही है, सेकंड राउंड तो बहुत अच्छा देना है मेरे को। तो सर मैंने सेकंड राउंड में बहुत अपने एफर्ट्स लगाए। पर 19 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था और 17 पदकों के साथ हम दूसरे नंबर पर रहे हैं विश्व में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं भारतीय महिला टीम की मुक्केबाजी कोच हूं और हेड कोच हूं, और हमारी 10 महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा की थी और 10 की 10 ने पदक विजेता बनी है। राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी के उप निदेशक और केंद्र के प्रभारी सचिन ने बताया कि रोहतक में 200 मुक्केबाज प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, जिनमें ओलंपियन, एशियन चैंपियन और अर्जुन अवार्डी भी शामिल हैं। इस केंद्र में 20 कोच मुक्केबाजों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्यूबा के जाने माने कोच बीआई फर्नांडिस भी मुक्केबाजों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जा चुका है। फर्नांडिस ने बताया कि केंद्र में मुक्केबाजों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर सकें। Through them, our coaches, we have a dedicated team of 20 coaches. मुझे कहीं नहीं लगता है कि एक जगह पे एक ही डिसिप्लिन का इतना कोच कहीं पे भी होगा। 20 कोच भारतवर्ष में कहीं पे भी नहीं मिल सकते हैं बॉक्सिंग का, जो एक हमारा बड़ी उपलब्धि है। सो बच्चे यहाँ आके यहाँ रुक के ट्रेन करते हैं। पूरा साल भर चलता है। बाय एंड लार्ज 365 डेज में हमारा एकेडमी 1-2 हफ्ते छुट्टी जा सकते हैं मैक्सिमम। I more than 30 years working in India. I was 24 years in the national team, senior national team, and now I am working here for NCUA Rohtak since 8 months complete now in the center. This center is national center. No, we pick out the best talent through all the country. भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। त्योहार मनाने के बाद अपने अपने घर जाने वालों को इससे लाभ पहुंचेगा। अगले 3 दिनों तक करीब 476 रेलगाड़ी चलाने की योजना है। रेलवे के मुताबिक पिछले 36 दिनों में 4,521 गाड़ियां चलाई गई, जिनमें 65 लाख यात्रियों ने यात्रा की। रेल मंत्रालय का कहना है कि 6 करोड़ 85 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड की यात्रा की। 4 नवंबर को रेलवे ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया। उसने एक दिन में 3 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। जींद के चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्री कृष्ण बेदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणवी उत्सव हरियाणा की पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य और खान पान को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक त्योहारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाता है ताकि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ सके। इस प्रकार के आयोजनों में लोग विभिन्न जाति, धर्म और पृष्ठभूमि से आते हैं, जिससे आपस में भाईचारा और समरसता को बढ़ावा मिलता है। एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में यह समाज में एकजुटता का संदेश देता है। साथ ही ऐसे उत्सवों में स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपना हुनर दिखाने का भी मौका मिलता है। जो हमारी कला है उसका प्रदर्शन करने का एक उचित माध्यम है, और जिन छात्र छात्राओं को ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और यहाँ के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का मैं आभार प्रकट करता हूँ, और जिन छात्र छात्राओं ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया उन सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस विश्वविद्यालय का अभी बिगिनिंग है, अभी ये युवावस्था में जा रहा है। 10 साल का सारा इसका लाइफ है, इसमें बहुत सी कमियां हैं, और इस जिला का मंत्री होने के नाते वाइस चांसलर साहब के साथ केवल एक ऑडिटोरियम नहीं, इस यूनिवर्सिटी के लिए जो समस्याएं मेरे सामने आप लेके आने का काम करेंगे, सभी पे काम। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब तक विपक्ष के नेता का चुनाव नहीं कर पाई है, क्योंकि उनके नेता आपस में झगड़े पर उतारू हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश की सभी पार्टियों से गठबंधन करके देख लिया, लेकिन उन्हें जीत कहीं से भी नहीं मिली। कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी अपनी पार्टी के ही विरोध में बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने पूछो, मैं को कांग्रेस ही थोड़ी हूँ, मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ। मैं क्या कहना चाहूंगा, पूरा देश ने कह तो दिया था, सारी देश की पार्टियां का गठबंधन कर दिया। लोकसभा में 100 पर नहीं पहुंचे, 70 आ गई, 75 आ गई, जब जो हो गया वो हो गया, 40 भी नहीं आए।
और इस पर शमशेर को की जो बयान दे रहा कांग्रेसिया का लठम लठ जूता बाजार हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहूँ? कोई अच्छा पड़ोसी हो, आवाज मिला, अच्छा खुशी मिला, ये तो उनके अगर मैं लठ बज रहा हम क्या कहूँ? और वो चुन भी नहीं पाएंगे इसको नेता प्रतिपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छठ पूजा के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि छठ के संध्या अर्घ के पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी असीम शुभकामनाएं। सादगी, संयम, संकल्प और समर्पण का प्रतीक यह महापर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। जय छठी मैया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। वे आज कुरुक्षेत्र में छठ पूजा के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए देश भर में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी अभियान 30 चलाया जा रहा है। पेंशनर्स को अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जमा कराने में सहूलत दी जा रही है। इस अभियान में अब तीसरे चरण के लिए देश के 800 शहरों में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक शिविर लगेंगे। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नवंबर में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3 शुरू किया गया है। इसमें पेंशन वितरण बैंक, पेंशन भोगी कल्याण संघ, यूआईडीएआई और जीवन प्रमाण देश के सैकड़ों शहरों में डीएलसी अभियान चलाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीएलसी 3 अभियान तीसरा अभियान है, इसलिए अनुभवों से सीखकर और ज्यादा विस्तार देने का काम किया जा रहा है। इस अभियान में मानवीय पहलुओं को बढ़ावा देने का काम भी किया गया है। उन्होंने इस अभियान से संबंधित जानकारियों वाली 2 कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। प्रारंभ हुए हैं, न केवल पेंशन विभाग ज्यादा और अधिक वाइब्रेंट हुआ है, बल्कि उसमें एक ह्यूमन टच भी सरकार की ओर से आउटरीच का काम हुआ है। मोदी जी ने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन तो के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, तो ये भी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि ये संस्थाएं, ये एसोसिएशन जो सेवानिवृत्त अधिकारियों की हैं या कर्मियों की हैं, यही सबसे अधिक इस अभियान को फैलाने में कामकाज करती रही हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए क्षमता निर्माण को लेकर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के निर्देश के मुताबिक डॉग स्क्वाड में तैनात डॉग्स की संख्या को 36 से बढ़ाकर 63 किया गया है। संख्या बढ़ाने के साथ साथ डॉग्स को उच्च कोटि का प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके और अपराधियों को पकड़ा जा सके। परिणाम स्वरूप जनवरी 2024 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक हरियाणा पुलिस के डॉग स्क्वाड की 24 मुकदमों को सुलझाने में मदद मिली है। प्रदेश में इस अवधि के दौरान डॉग स्क्वाड की मदद से 24 किलो 450 ग्राम गांजा, 17.18 ग्राम हेरोइन, 42.45 ग्राम स्मैक, 10 किलो 572 ग्राम डोडा पोस्त और 62 ग्राम चरस की रिकवरी की गई। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हरियाणा पुलिस में वर्तमान में 3 तरह के डॉग्स को तैनात किया गया है। पहले तरह के डॉग्स को ट्रैकर डॉग्स कहा जाता है, जो चोरी, मर्डर इत्यादि के मामलों में अनुसंधान अधिकारी की मदद करते हैं। दूसरी प्रकार के डॉग एक्सप्लोजिव डॉग्स के नाम से जाने जाते हैं, जो वीआईपी सुरक्षा और संदिग्ध स्थानों पर बम आदि की चेकिंग के लिए प्रयोग होते हैं। तीसरी प्रकार के डॉग्स नारकोटिक्स डॉग्स होते हैं। ये डॉग्स मादक पदार्थों को जमीन, मकान, बिल्डिंग, व्हीकल आदि से सूंघकर उनके बारे में इशारा करते हैं। हरियाणा पुलिस के बेड़े में बेल्जियम शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर 3 प्रजाति के डॉग शामिल हैं। महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रुति चौधरी ने कल चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे महिलाओं को जागरूक करते हुए सामाजिक बदलाव की दिशा में काम करें ताकि विभाग की योजनाओं का उद्देश्य हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि पोषण, वात्सल और महिला एवं बाल सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं का केंद्र बिंदु है। विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के विकास के लिए कार्य योजना बनाकर काम शुरू किया जाए। उन्होंने पोषण योजना के तहत महिलाओं, बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से लेकर उनके वितरण की भी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि अधिकारी अन्य विभागों के साथ तालमेल से जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही उनके लिए आपसी सहयोग बढ़ाएं। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वेबसाइट पर योजनाओं के लिंक इस तरह से अपडेट हो कि लोग बिना परेशानी के योजनाओं को समझकर उसका लाभ उठा सके। उन्होंने पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल महिला चौपाल बनाने और नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला उद्यमिता योजना, प्ले स्कूल, क्रैच केंद्रों, खाली पड़े पदों में भर्ती संबंधी जानकारी लेते हुए कहा कि नियमानुसार खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
उधर उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कल चंडीगढ़ में HSIDC उद्योग और वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि देश में उद्योग स्थापित करने के लिए हरियाणा से बेहतर कोई राज्य नहीं है। उन्होंने औद्योगिक रूप से पिछड़े ब्लॉक C और D में नए औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि औद्योगिक टाउनशिप और HSIDC की औद्योगिक संपदा में निवेशकों की बजाय निर्माता उद्यमी आए। जल्द उत्पादन शुरू हो, इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि कई बार निवेशक निवेश करके औद्योगिक प्लॉट को खाली छोड़ देता है और समय पर विकास नहीं हो पाता। राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी विकास के काम चल रहे हों वहां संबंधित अधिकारी समय समय पर दौरा कर गुणवत्ता की जांच जरूर करें। इसके अलावा जहां भी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित है वहां भी दौरा कर समस्याओं का जल्द समाधान करें। उन्होंने कहा कि KMP एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता में कमी है, इसे DLP पीरियड में ठेकेदार से ठीक करवाया जाए। ग्लोबल सिटी की DPR जल्द से जल्द करवाई जाए। इसी प्रकार जो भी लंबित योजनाएं हैं उसे भी तत्परता के साथ सिरे चढ़ा जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।